इवन इमरजेंसी की बात मैं कहना चाहता हूँ। इमरजेंसी में पीएन लेखी जेल गए, अरुण जेटली जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए, हजारों की संख्या में वकील जेल गए, जेठमलानी पर मीसा लगा। और आपको बताएं, पालकी वाला ने इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया कि हम आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपने इस देश में इमरजेंसी लगा दी। पर वकीलों के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं। एआई राम सेतु हो सकता है परंतु रामबाण नहीं। कई बार दहेज प्रथा के भी केस का स्पेशल एक्ट बनाया गया जिसके बचाव के लिए उसका भी दुरुपयोग हमको देखने को मिलता है। 70 वर्ष कराया कि 70 वर्ष तक के वकील के डेथ पर अब 5 लाख रुपए। आज हमारे बीच हैं मिस्टर प्रशांत सिंह अटल, एडवोकेट ऑफ लखनऊ हाई कोर्ट एंड चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ यूपी, सीनियर काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेंबर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ यूपी। आज जो शख्सियत हमारे बीच है वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, और ये ज़रूरत नहीं कि हम बताएं आपके बीच कौन है। अपना जीवन समर्पित कर दिया है अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए। लगातार हर वक्त हर समय सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए चिंतित रहना और उनके लिए फिक्र करना, ये उनका रोज़मर्रा का रूटीन हो गया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि जो नए एडवोकेट्स हमारे बीच आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या नई सुविधाएं हो सकती हैं जो बार काउंसिल ऑफ यूपी दे सकता है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नई इम्प्लीमेंट हो सकती हैं हमारे आने वाले अधिवक्ताओं के लिए। और जो अधिवक्ता अभी हमारे बीच हैं उनके लिए अभी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि नई हम उनके लिए कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिवक्ताओं को बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों की ज़रूरत है। आज ऐसे ही हम इन सब मुद्दों को लेके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है श्री प्रशांत सिंह अटल जी से। आप हमारे बीच आए, इसका हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने अपना समय हमको दिया। हम जानते हैं आप बहुत व्यस्त हैं और दिन और शाम सिर्फ आपने अधिवक्ताओं के लिए ही समर्पित कर दी है, लेकिन क्योंकि आपका ये वक्त बहुत कीमती, इसलिए हमारे सवालात भी वैसे ही रहेंगे। जो आने वाली जनरेशन्स और आने वाले नए लॉयर्स और जो हमारे लॉयर्स हैं उनको काफ़ी ज्ञान और काफ़ी नॉलेज मिलेगा इस पॉडकास्ट से। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप की जीवन शैली क्या थी और ऐसा क्या हुआ आपकी जीवन में और ज़िंदगी में कि आपने एक एडवोकेट बनना सोचा, और इससे क्या आपको प्रेरणा मिली? ऐसा है कि जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हम विद्यार्थी राजनीति से भी जुड़े थे, और मेरे दिमाग में था कि समाज की सेवा बेहतरी के लिए काम करने का एक सबसे अच्छा अवसर अधिवक्ता के रूप में हम कर सकते हैं। और जो लीगेसी रही है एडवोकेट्स की पूरी दुनिया की राजनीति में, क्रांति में, बदलाव में, समाज परिवर्तन में, आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के बाद चाहे आपातकाल की लड़ाई रही हो, चाहे किसी करप्शन के खिलाफ लड़ाई रही हो, चाहे आम व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात रही हो, जो रोल एडवोकेट्स का है वो किसी का नहीं है। और इसलिए मुझको लगा कि अधिवक्ता का पेशा चुनना चाहिए। और मैंने आफ्टर इंटरमीडिएट उसी के बाद तुरंत हमने 5 ईयर लॉ, मतलब वो कन्फ्यूज़न जो बच्चों में रहता है कि हम किस दिशा में जाएं, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें कि क्या करें, तो हमारे अंदर ये था कि नहीं, हम वकालत करेंगे। तो हमने लॉ किया। लखनऊ विश्वविद्यालय का जो कैंपस है, पहली बार 5 ईयर लॉ वहाँ निजात हुई, शुरुआत हुई। और आई वॉज द पायनियर स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, और मैंने फर्स्ट बैच है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से 5 ईयर लॉ कोर्सेज़ के बाद निकला 2001 में और 2001 में। और हमने सीधे फिर वकालत के पेशे में आए। हमने न तो जीवन में कभी कोई कंपटीशन दिया और न ही कभी देना चाहते थे। हमारा एक ही लक्ष्य था कि अधिवक्ताओं के रूप में समाज की सेवा करें।
लेकिन जब आपने इसको चुना तो ये एक बहुत अलग ग्राउंड पे था, बिकॉज एक अधिवक्ताओं की जो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और जो एक तरीका था वो डिफरेंट था। लेकिन अब जो अधिवक्ताओं की ज़िंदगी है वो अलग है, बिकॉज एक हम इस दौर में जा रहे हैं कि जहाँ पर रिसर्च के लिए बहुत सारे मेथड हैं और बहुत सारी चीज़ें नई नई लॉन्च हो रही हैं, जिसमें हम एक नई दुनिया पे कदम रख रहे हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और उस दुनिया में आने के बाद हम ये देख सकते हैं कि ड्राफ्टिंग के लिए अगर आप चाहेंगे तो सीधे सीधे इंटरनेट में कोई एप्लीकेशन है जो लॉन्च हो रही है, जिससे बहुत हेल्प मिल रही है अधिवक्ताओं को। तो इस दुनिया और जो आपकी दुनिया थी उसमें कितना फ़र्क आप देखते हैं? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन और अच्छे के लिए होना चाहिए। समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आज एआई है, उसके आगे भी कुछ आएगा, तो वो मूल बात नहीं है। पहले टाइप करने वाली मशीन मैनुअल हुआ करती थी, फिर वो कंप्यूटर में आया, फिर नए नए उसमें चीज़ें आई। हम लोग केस लॉ ढूंढते थे, किताबों से देखते थे, डाइजेस्ट से देखते थे सुप्रीम कोर्ट केसेस में। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे समय के साथ आप अपने आप को परिवर्तित भी करते रहिए। कभी जो है लैंडलाइन फ़ोन का अवसर था, तो फिर पेजर का आया, फिर मोबाइल का आया, अब एंड्रॉयड। तो अलग अलग चीज़ें बदलती रहती है, उसके साथ अपने अंदर बदलाव करने पड़ते हैं। और जहाँ तक एआई की बात है और उससे रिलेटेड नए बच्चों में ड्राफ्टिंग की बात है, देखिए एआई आपकी मदद कर सकता है, पर न्याय जगत में एआई के द्वारा आप काम नहीं कर सकते, इसलिए कि कई चीज़ें आपको इमीडिएट तौर पे तय करना पड़ता है। जैसे हमसे अभी एक जज साहब कह रहे थे कि एक केस में मैं आई वॉज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मैं नाम भी ले लेता हूँ, जस्टिस रंगनाथ पांडे ने बताया अभी बातचीत में, निजी बातचीत में। उन्होंने कहा कि वो होता ये था कि एक आदमी बूढ़ा सा आता था, गरीब दीनहीन, और हमको प्रणाम करके चला जाता था 10-15 दिन में। तो मैंने अपने बेंच सेक्रेटरी से पूछा या पेशकार से कि पता लगाओ, ये 10-12 दिन में आता है गरीब आदमी, नमस्ते करके क्यों जाता है? तो उसको पूछने पता चला कि उसके बेटे का मर्डर हो गया था। तो उसको लगा कि न्याय होगा कि नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार आप भावनाओं के आधार पर, करुणा के आधार पर निर्णय देते हैं। कागजी निर्णय तो एआई दे सकता है कि ये विटनेस हॉस्टाइल है, ये दस्तावेजी साक्ष्य है, ये नहीं है। पर कई बार आप इमीडिएट आदमी को देखकर आई टू आई कांटेक्ट से आप तय करते हैं कि आदमी सही है कि नहीं है। तो न्याय की दिशा में एआई सहायक तो है विधि व्यवसाय के लिए, लेकिन एआई को आप ये नहीं कह सकते कि एआई के आधार पर जजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ब्रह्मास्त्र है, वो राम के हाथ में है तो अलग है और रावण के हाथ में है तो अलग है। ताकत उसकी है। एआई के प्रो हैं तो उसके कॉन्स भी हैं, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिशा में सोचना चाहिए। डाटा फीडिंग में किसी ने टेम्परिंग कर दी तो क्या करेंगे? कई चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ इसके आधार पर नहीं तय हो सकती है। अभी एआई पर किसी ने कुछ लिखा, उसमें ऐसी मेजर गलती थी कि आप उसको कर नहीं सकते, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एआई के द्वारा अगर हो गया तो किस पर आप उत्तरदायित्व किस पर सौंपेंगे? जज रिस्पॉन्सिबल है, वकील रिस्पॉन्सिबल है, सरकारी वकील रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई गलती होती है, पर उसकी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। तो एक उसको सहायक के रूप में देखना चाहिए एआई को, एआई के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। और समय के साथ अधिवक्ता में बदलाव भी आना चाहिए। एसएससी ऑनलाइन आया, पहले हम लोग मैनुअल किताब लेते थे, फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं, और फिर जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आता है उसकी तरह चलते रहते हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि जिस देश में 4 करोड़ की पेंडेंसी हो लगभग केसेस की, तो तकनीक अच्छे रहेंगे तो हमारे गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, चाहे एआई के द्वारा हो चाहे बाकी द्वारा हो। लेकिन बेसिक बात न्याय के लिए जो जुड़ी हुई है वो करुणा है, विनम्रता है, समाज की समझ है, समाज के दृष्टिकोण की समझ है। एआई नहीं तय कर सकता कि गांव में कोई झगड़ा हो गया तो कैसे झूठा फंसाया जाता है, फाल्सली इम्प्लीकेशन प्रधानी के चुनाव में हो जाता है, तो एआई नहीं तय करेगा। एआई तो दस्तावेजी साक्ष्य देखेगा। तो कई चीज़ें हैं, आप जब समाज जीवन से जुड़े हुए होते हैं या जिनका सामाजिक अनुभव है, इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि रूरल बैकग्राउंड के जजेस बनाए जाने चाहिए। जब रूरल बैकग्राउंड के जज नहीं बनेंगे तो उनको नहीं पता होगा कि गांव में मेड़ की लड़ाई कैसे होती है, गांव में छोटी मोटी लड़ाइयाँ कैसे होती हैं, रेप के केसेस भी झूठे लगा दिए जाते हैं, ऐसी भी घटनाएं आती हैं। ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। कई बार दहेज प्रथा के भी केस का स्पेशल एक्ट बनाया गया जिसके बचाव के लिए, उसका भी दुरुपयोग हमको देखने को मिलता है। तो अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं व्यापक अनुभव के समाज की ज़रूरत है, और न्याय के क्षेत्र में तभी आप न्याय दिला भी सकते हैं और तभी न्याय प्राप्त भी कर सकते हैं।
लेकिन आपका अगर मैं इसका थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करूं तो ये कह सकता हूं कि एआई राम सेतु हो सकता है परंतु रामबाण नहीं है। और इस चीज़ को एक मैं ये भी कहूँगा कि क्या आपको क्या लगता है कि जो आपका दौर था और जो ये दौर है इसमें बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दौर आया है। उस टाइम आपको केस के लिए आपको वहाँ प्रस्तुत होना पड़ता था जहाँ पे आप केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि आप दिल्ली में होकर लखनऊ में हाई कोर्ट में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये चीज़ें बेहतर हैं या अभी इस चीज़ों पे काम होना बाकी है? बेहतर हैं और कोरोना काल में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन अभी भी जैसे कोर्ट का रिस्पांस जो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ कि सामने बहस करने पे अलग रिस्पांस रहता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई बार चीज़ें बदलती रहती है, ये भी बात है। आपसे अगर पूछा जाए कि आप एआई को कैसा देखते हैं? एआई एक माध्यम है, अच्छा माध्यम है और उससे ड्राफ्टिंग की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, उससे न्याय जगत में त्वरित न्याय की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, उससे दस्तावेजी साक्ष्यों में मदद हो सकती है और उसके द्वारा अपनी इफ़िशियंसी आप बढ़ा सकते हैं और पेंडेंसी कम कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ड्राफ्टिंग वगैरह में मदद हो सकती है, बेटर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। पर पूरा का पूरा भरोसा एआई या किसी भी तकनीक के आधार पर नहीं होना चाहिए, उसमें अपने भी विवेक की आवश्यकता पड़ती है और उसमें भावनाओं की भी ज़रूरत है। एक चीज़ और है, आप क्योंकि बार काउंसिल के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं और अभी भी आप उसके साथ आप मेंबर भी हैं, तो जो नए एडवोकेट्स हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक अधिवक्ता नहीं बल्कि यूपी के 4,43,000 एडवोकेट्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं वो तो बेसिकली एसएससी ऑनलाइन, मनु पात्रा, ये सारा कुछ इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन वो अधिवक्ता जो हमारा 50 साल या 60 साल से काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो कैसे इतने बड़े चैलेंजेस को फेस करेगा? नहीं, वो जैसे मान लीजिए जो चीज़ें नहीं हैं वो आपके असिस्टिंग काउंसिल उसमें हेल्प करते हैं। हम लोग भी जैसे हमारे चैम्बर में जो जूनियर्स हैं तो नए तकनीक के आधार पे वो रिसर्च वर्क करते हैं, तो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका एक अपना है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसको नहीं आप कह सकते कि अलग अलग कोई लाइन खींच के हो रही है और हर सीनियर एडवोकेट के साथ कोई ना कोई आबद्ध रहता है, तो वो उस पर रिसर्च करते हैं और धीरे धीरे अधिवक्ता बहुत तेज़ी से सीखने वाला होता है, तेज़ी से लर्नर होता है, वो सीख जाता है। मेरा क्योंकि यहाँ पे एक सवाल और था और मैं इसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से बार काउंसिल के लिए बहुत काम कर रहे हैं और वकीलों के लिए काफ़ी सोचते हैं। मेरी हमेशा जब भी आपसे बात हुई, आप हमेशा चिंतित रहते हैं हर वकील के लिए। आपके लिए हर वकील बराबर है और आप कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं, हर वकील आपके लिए वही अहमियत रखता है जो नया हो चाहे पुराना। और हमने अभी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है हमारे यूपी में कि एक वकील जो है वो गर्मी के कारण जो है उसका देहांत हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये एआई आना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा हमारे पास तो हम कैसे सब चीज़ों को काउंटर कर पाएंगे? दरअसल ईमानदारी से बताएं तो शुरू से आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी की लड़ाई में हम लोग का रोल सबसे मेजर रहा वकीलों का, पर वकीलों के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को बात कहेंगे तो पॉलिटिकल बात होगी, लेकिन जो सरकारों ने रही उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम 22 में से 9 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वकील हुए और फॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत भी वकील थे, चरण सिंह वकील थे, मायावती जी वकील थी, बहुत लोग वकील थे, लेकिन वकीलों के दृष्टि से जो वकील कचहरी में काम होना चाहिए था, अभी 2014 से पहले ये स्थिति थी कि 10 जिला कचहरियाँ ऐसी थी जो किराए पे चलती थी। मैं श्रावस्ती गया बार काउंसिल चुनाव में, तो हमने देखा किराए के मकान पे जिला जज साहब का दफ्तर है। अब श्रावस्ती बदला है, वो इंटीग्रेटेड कैंपस बनाए जाने के नाते कि वहाँ वकीलों का चैम्बर भी है, जज का भी चैम्बर है, जज का आस भी है, लिटिगेंट्स को भी बैठने की सुविधा है। तो इसी तरह हापुड़ में, इसी तरह मेठी में चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी हाथरस में भी नए कैंपस बनाने की बात है, 58 करोड़ रुपए रिलीज किया गया है। अभी जाकर देखिए आप प्रयाग में 680 करोड़ का चैम्बर बना है, 13 मंजिला, और करीब 10,000 वकीलों के लिए बना है और 3,000 लोगों की पार्किंग है और लगभग मुझको लगता है कि ठीक ठाक प्रैक्टिसिंग सभी एडवोकेट्स को चैम्बर मिल जाएगा। उसमें 20,000 स्क्वायर फीट का 2 कैंटीन है, लाइब्रेरी है और 20 लाख वर्ग फीट का वो बना हुआ है। तो अभी उद्घाटन किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि, और ये हम लोग की डिमांड के नाते जो एक बात हमारे अंदर थी, जब हम बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए गए तो मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के सारी कचहरियाँ, सारे तहसील टीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त होना चाहिए। क्यों? हम कह रहे हैं कि लेबर को पक्का छत हम देंगे, लेबर को शौचालय की व्यवस्था देंगे, तो वकील जो डबल ग्रेजुएट है और समाज का मार्गदर्शक कौम है, देश की आज़ादी में उसका मुंह साथ रहा है और हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला कौम है, उसको अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वो नाले के किनारे तख्त लेके बैठा हुआ या पेड़ के नीचे बैठा हुआ है इस गर्मी में, तो ये बदलाव कोई इस गवर्नमेंट के नाते नहीं है। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं। अभी प्रतापगढ़ में 5,25,000 का चैम्बर बना है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जल्दी से काम किया जाए और सभी कचहरियाँ, सभी तहसील कम से कम हम अब पक्के छत के नीचे बैठना शुरू करें। कंप्यूटर की सुविधा हो, ई लाइब्रेरी की सुविधा हो। बार काउंसिल ने अभी ई लाइब्रेरी भी सारे बार एसोसिएशंस को दी है। हमने कोशिश की है कि जितना हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी ही वो सपना भी पूरा होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई वकील टीन के नीचे, मड़ई के नीचे, छपरा के नीचे, कपड़ा के नीचे न बैठे। और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात की, एमपी हैं, एमएलए हैं, किसी दल के हैं। हमने कहा आपके द्वारा बार का दफ्तर बनना चाहिए, आपके द्वारा बार वकीलों को बैठने की व्यवस्था मिलनी चाहिए। जो 5 लाख आपको अधिवक्ता निधि मिलती है, ये मिलती है अधिवक्ता निधि कह रहे हैं, सॉरी, ये जो आपको 5 करोड़ रुपए मिलता है विधायक निधि या सांसद निधि, उससे आप कुछ पैसा कंसर्न तहसीलों को दें। और लोग तेज़ी से दे रहे हैं। अभी सवाईजपुर के विधायक ने दिया, अभी और जगह के लिए। तो हम जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ प्रेरित करते हैं कि आप कुछ पैसा दीजिए, वकीलों को बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समाज को सस्ता, सुलभ और अच्छा न्याय मिल सके। अच्छा, कि ये क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने से पहले आपसे कहूँगा कि क्योंकि इलेक्शन भी करीब है, तो आप बस ये मुझे मुद्दे बता दीजिए कि आप किस मुद्दों के साथ इस बार इलेक्शन में उतर रहे हैं और आप क्या क्या आपके बेसिकली पुराने काम है और नए काम जो हैं जो आने वाले वक्त में अधिवक्ताओं के लिए ज़रूरत और उनकी मजबूती बनेगा। मेरी एक आदत है कि हम काम करने में यकीन रखते हैं और चुनाव हम इसीलिए बार एसोसिएशन में यहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहे बार के, बार काउंसिल में भी मैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी सभी जिम्मेदारियों पे रहा। काम बता के वोट नहीं मांगा गया। वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, कृति और कथन में फ़र्क नहीं होना चाहिए, लिप सर्विस और एक्चुअल सर्विस। तो लिप सर्विस तो सारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे वकीलों के नेता हों। तो हमने एक्चुअल सर्विस की तरफ ध्यान दिया और इसलिए पहली बार उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ कि सारे बार एसोसिएशंस को हमने किताब दी, क्रिमिनल की और राजस्व संहिता की, और सारी तहसीलों में हमने कोशिश किया कि किताबें जाएं। ई लाइब्रेरी देने का काम किया, कोरोना में सहयोग करने का काम किया और हमने कहा नहीं, शराब से चुनाव मत जीतिए, किताब से चुनाव जीतिए। और उसको अब मुझे खुशी है कि कुछ कैंडिडेट्स भी फॉलो कर रहे हैं, किताब बांटने का काम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अगर हाथ में किताब है, वही आपकी बाइबिल है, वही आपका कुरान है, वही आपकी गीता है, वही आपका रामचरितमानस है, आप उससे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, पराशर स्मृति में लिखा है, जो न्याय पद्धति है वो पौराणिक इस देश से चली आ रही, चाणक्य की, विदुर की, पराशर की। तो पराशर स्मृति में लिखा है कि ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो भूर्यात अपराधम की अंतपर। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। तो सबसे पहले उसको पढ़ने के लिए, जैसे चुनाव लड़ने में कई बार नारे भी काम देते हैं, झूठे वादे भी काम देते हैं, पर मुझे लगता है कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी भी वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं किया, कथनी करनी में फ़र्क नहीं किया। हमने करके दिखाया है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने काम किया है, हमने सरकार से बात करके काम किया है कि कम से कम जो दे सकते हैं। हमने सार्वजनिक विधायकों से, सांसदों से भी कह के ये कहा है कि कैसे आप सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्रयागराज का चैम्बर है, प्रतापगढ़ में है, झांसी में है, विभिन्न जगहों पर हमने देने का काम किया। तो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो कुछ आपने कहा वो सच है, तो इसमें क्या कोई राशि भी आपने सोची है कि, या फिर क्या ऐसा कुछ आपका कल्याण की योजनाएं आपको बताएं। कल्याण की योजनाएं, जैसे पहले एडवोकेट्स के डेथ पे 15,000 रुपये मिलता था,
इसको हम बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के जब मेंबर हुए तो हमने 60 साल तक के वकील के मरने पर पहले 5 लाख रुपए हुआ। इसको हमने 9 मार्च 2019 को 70 वर्ष कराया कि 70 वर्ष तक के वकील के डेथ पर अब 5 लाख रुपए मिलता है। ये डेथ चाहे जैसे हो, चाहे सार्वजनिक मतलब ऑटोमेटिक हो चाहे एक्सीडेंटल हो, हम 5 लाख रुपए देते हैं। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि 180 करोड़ रुपया हम अभी तक दे चुके हैं मृतक अधिवक्ताओं को कि उनके परिवार वालों को सीधे, और वो भी नहीं चेक से नहीं देते हैं, वो सीधे हमने खाते में देना शुरू किया। उनके जो परिवार के उनके उत्तराधिकारी होते हैं। 70 से 80 साल तक के वकील के डेथ पर मिलता था 1.5 लाख रुपए। इसको मैं बार काउंसिल यूपी के चेयरमैन होने के बाद हमने इसको 3 लाख रुपए किया, डबल किया, और 80 साल ख़त्म कर दिया। ये अब चाहे आप 500 साल जिंदा रहिए तब भी मिलता है, मतलब ये सीमा समाप्त कर दी। तो 70 तक 5 लाख और 70 से ऊपर 3 लाख रुपए। और आपको बताएं किसी प्रोफेशनल को नहीं मिलता। ये हमने ऐसी योजना बनाई है और इसको हम और आगे ले जाएंगे कि ये 10 लाख 15 लाख रुपए हो, और ताकि हम दे पाएँ लोगों को और तुरंत मिले पैसा। क्योंकि वकील में अनिश्चितता जो है वकील का पर्याय है, कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी, काम आएगा नहीं आएगा। तो हम इस पर उनको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। दूसरा, पहले आप 5,000 रुपये जमा करिए अधिवक्ता कल्याण निधि में, यहीं दारुल सफा में दफ्तर है, तो पहले 1.5 लाख रुपए मिलता था 25 वकालत पूरी करने पे। अब 30 साल वकालत पूरी करने पे हमने इसको 25 नवंबर 2021 को हमने सीधे इसको 5 लाख कर दिया। 300% से ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जीते जी ये 5 लाख अलग मिलेगा और मृत्यु के बाद 5 लाख अलग मिलेगा। ये तो अभी कर रहे हैं, इसमें हम और तेज़ी से काम करेंगे। और आपको ये भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब एजेड एडवोकेट्स जुड़ गए हैं आयुष्मान कार्ड से। हम लगातार परसू कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आयुष्मान योजना से वकीलों को जोड़ा जाए, और अगर कोई दिक्कत है तो अल्टरनेट योजना लाई जाए कि वकील बीमार पड़े तो जिस हॉस्पिटल में भी जाए उस हॉस्पिटल में पैसा सीधे दे दिया जाए। हमें पैसा हाथ में नहीं चाहिए, लेकिन उनके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, एक जिस तरह से आयुष्मान योजना के तहत की तरह ही कोई योजना बनाई जाए। तीसरी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं और करेंगे भी, लगातार उत्तर प्रदेश के एडवोकेट्स परसू कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। तो वी आर वेरी सीरियस रिगार्डिंग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। हमने ड्राफ्ट करके उसको भेजा है। और आपको बता दें कि लोग र्यूमर चाहे जो बनाए, इस देश में न तो कांग्रेस पार्टी ने, न समाजवादी पार्टी ने, न किसी राजनीतिक दल ने या किसी सरकार ने अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया है। कहीं कहीं ड्राफ्ट होके, लेकिन लागू इस देश में कहीं नहीं है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बने, ऐसी मेरी कामना है। और लगातार इस दिशा में हम लोग बात कर रहे हैं सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से, और इसलिए ड्राफ्ट करके दिया। और हम पूरा होपफुल हैं कि जल्दी ही अधिवक्ता संरक्षण कानून भी उत्तर प्रदेश में लागू होगा। अभी आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, और पिछले पास्ट आपके कई साल से मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री से आप मुलाकात करते हैं, तो यही मुद्दे हैं। तो इसमें आपका बेसिकली इशू यही रहता है, या फिर आपका एक बहुत बड़ा स्पीच में हमेशा से स्टेटमेंट रहता है कि अधिवक्ता का नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और हमारे नेशन में जितना ज़्यादा सपोर्ट अधिवक्ताओं ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया, और सब सरकार के सामने जब डर जाते थे तो अधिवक्ता जो थे वो खड़े रहते थे। इस पे आपका जो बोल्ड स्टेटमेंट रहता है, इसके लिए बेसिकली अभी आप क्या कहेंगे और आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रहना, जनप्रतिनिधियों से मिलते रहना, जब आप जो लोग पावर में हैं उन्हीं से आप अपनी बात रख सकते हैं। तो हम विधायक से भी मिलते हैं, सांसद से भी मिलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं। वो एक प्रक्रिया है, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि जिससे हम ले सकते हैं, जो भी अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए काम कर सकता है उससे बातचीत करते रहने में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो कह रहे हैं नेशन बिल्डिंग में एडवोकेट्स का रोल, मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में नहीं, कहीं कोई बदल हुआ, परिवर्तन हुआ, कोई क्रांति आई तो वकीलों ने की। 16वें राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन, तो यूनिफिकेशन ऑफ अमेरिका हुआ, एडवोकेट थे। 37वें राष्ट्रपति निक्सन हुए, कैलिफोर्निया में वकालत करते थे अमेरिका के, और अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश हुआ। ये कहे अश्वेत राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका का, पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना? बराक ओबामा। यही नहीं, नेल्सन मंडेला 1962 में जेल गए, जो जहासिनबर्ग की कचहरी में वकालत करते थे, और 28 साल जेल रहकर अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। इसके अलावा मार्गरेट थैचर का नाम हुआ। आप देखिए, हेंस लिटन का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जर्मनी में
हिटलर के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन उस दौरान भी हिटलर को तलब किया, नाजी पार्टी के खिलाफ मुकदमा लड़े और इतनी हिम्मत की कि 3 घंटे क्रॉस एग्जामिनेशन किया। यह क्षमता यह सिर्फ एडवोकेट के अंदर हो सकती है। हैंस लिटन जर्मनी के वकील थे। यही नहीं, अभी यही बगल में 2007 मार्च की बात है, इफ्तिकार चौधरी चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान में, उनको परवेज मुशर्रफ नाम के तानाशाह ने बर्खास्त कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रोड पर आए। 90,000 वकील इस्लामाबाद की सड़कों पर आ गया कि परवेज मुशर्रफ, लोकतंत्र भी बहाल करो और चीफ जस्टिस को भी बहाल करो। हम न डरने वाली कौम हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। हम जहां अन्याय होगा उसके साथ खड़े हैं। किसी ने बहुत बर्बरतापूर्वक कत्ल किया हो और उसके खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, ये नहीं डरते हैं कि वो मेरा भी कत्ल कर सकता है। यही नहीं, आप देखिए कहीं ऐसा नहीं होगा, आप हॉस्पिटल्स में जाइए लोग लौटा देंगे। ये कचहरी ऐसी जगह है कि क्लाइंट बिना पैसे भी चला जाए तो एक वकील नहीं तो दूसरा वकील उसकी मदद के लिए खड़ा होता है और मदद करता है। और इसके अलावा भारतवर्ष की परिधि में जो आप कह रहे हैं नेशनल, आप देखिए अभी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम किया मदन मोहन मालवीय ने। दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। ही वॉज एन एडवोकेट। आप स्वदेशी की बात, पहला कहा स्वदेशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वदेशी और स्वावलंबन की बात बाल गंगाधर तिलक ने की, जो वकील थे। लाठियां खाकर शहीद हुए और ट्रेड यूनियन के लिए बहुत बड़ा काम किया। 1920 में कन्वेंशन हुआ था दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता की लाला लाजपत राय, वो भी पेशे से वकील। बरडोली का मूवमेंट हुआ किसके लिए? वकीलों के लिए नहीं हुआ। बरडोली का मूवमेंट हुआ किसानों के लिए। और कौन लड़ा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज ऑल्सो एडवोकेट। और उनको सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी, गांव के किसानों की पत्नियों ने दी कि नहीं साहब ये सरदार है, ये देश को बदल रहा है। इसी तरह चाहे राउंड टेबल सम्मेलन हुआ, गोलमेज का सम्मेलन हुआ, कौन लीड किया? महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इस देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हों या लोकसभा के पहले स्पीकर माल्यानकर हों, चाहे आप जहाँ भी देखेंगे आप, तो आप ये पाएंगे कि वकीलों ने किसानों का सबसे बड़ा मूवमेंट खड़ा करने वाला इस देश में आज़ाद भारत में कौन रहा? भाई चौधरी चरण सिंह रहे। तो मेरठ में वकालत करते थे। इवन इमरजेंसी की बात मैं कहना चाहता हूँ। इमरजेंसी में पीएन लेखी जेल गए, अरुण जेटली जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए, हजारों की संख्या में वकील जेल गए, जेठमलानी पर मीसा लगा। और आपको बताएं, पालकी वाला ने इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया कि हम आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपने इस देश में इमरजेंसी लगा दी। आप कल्पना करिए कि कितना हिम्मती कौम है, कितना ताकतवर कौम है और कितना न्याय संगत कौम है वकील। तो इसलिए अधिवक्ता का मतलब न्याय है। आप देखिए उसका चरित्र आप कर्ण की तरह देख सकते हैं। वो जानता भी रहेगा कि आप गलत हैं, तब भी वो आपके साथ खड़ा है तो आपके साथ खड़ा रहेगा। तो राष्ट्र निर्माण में वकीलों की महती भूमिका रही है और आज भी वकीलों की बड़ी भूमिका रही है। और मुझको लगता है इसलिए वकीलों के बेहतरी के लिए और काम करने पे सरकार को गंभीर होना चाहिए और वकीलों की बेहतरी के लिए काम होने चाहिए। फ्री लीगल एड जो कि एक आर्टिकल 39A में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको कहा था कि ये बेसिकली हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट बनेगा। और फिर उसके बाद एक स्टेट की ये पॉलिसी रखी गई कि आप अगर किसी को भी कोई भी इंसान हो, चाहे वो नीचे दर्जे का हो, चाहे कैसे भी दर्जे से आता हो, लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं है या उतनी ताकत नहीं है तो सरकार उसे अधिवक्ता प्रोवाइड करेगी। तो इस पे लेके आपका बार काउंसिल और आपका नज़रिया क्या है कि इस पे कितना काम होगा? क्योंकि हमने देखा कि ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पे उतना परफेक्ट काम नहीं कर पा रहा है जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने और हमारे पुराने जो लोग थे उस पर फोकस किया था। नहीं, इस पर मेरी असहमति है। और फ्री लीगल एड मिल रहा है लोगों को और आज तक कोई ट्रायल ऐसा तय नहीं हुआ जिसमें वकील नहीं हो। नहीं तो कोर्टें मतलब करती हैं, बेल एप्लीकेशन भी बहस नहीं कर पाई, जेल से कोई चिट्ठी लिख देता है तो कोर्टें एमके सिक्योरिटी अपॉइंट करती है। तो इसलिए फ्री लीगल एड है और संविधान के जो नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ उसी के आधार पर फ्री लीगल एड मिलता है और अदालतें इस दिशा में सराहनीय काम कर रही हैं। मुझको नहीं लगता, और अधिवक्ता समाज के रूप से, बार काउंसिल के रूप से मैं कहना चाहता हूँ, किसी को फ्री लीगल एड की आवश्यकता होगी तो वकीलों की एक भारी फौज है जो इस दिशा में काम करने में अपनी खुशी व्यक्त करती है। जैसे कि आपके परिवार में भी जज आपके भाई, और अगर आपको भी कभी जज बनने का मौका मिले और कभी ऐसा आपके सामने समय आया कि आपको जज बनना पड़े, तो आप क्या चीज़ सुधारना चाहेंगे कोर्ट के अंदर और कोर्ट के सिस्टम को कैसे ठीक करना चाहेंगे? एक तो मेरी कोई रुचि नहीं है जज बनने में, एक मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरा ये है कि न्यायाधीश को
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और है, बहुत हद तक हैं भी। जो क्वेश्चंस आज उठ रही है, एक डिबेट ये सोसाइटी में है, तो इस पर जनमत भी लिया जाना चाहिए कि क्या कोलोजियम सिस्टम के साथ पब्लिक है कि नहीं है। और अगर नहीं है, आप कल्पना करो कि कोई एक सामान्य वकील कैसे अप्लाई करे जज बनने के लिए। अगर कोई आदमी तो 3-4 लोग 5 लोग बना लेंगे जज। तो इसीलिए उस दिशा में बहुत गंभीरता से कार्य किए जाने की ज़रूरत है। और मुझको लगता है कि उस दिशा में काम हो भी रहा है। सामान्य परिवारों के लोग भी जज बने, इसकी भी आवश्यकता है। और न्यायाधीश को न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायाधीश को न्यायपरक होना चाहिए, न्यायाधीश को बायस नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और अगर न्यायाधीश ये सब नहीं है तो फिर उनको न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहने का मतलब नहीं है। तो मुझको लगता है कि जो न्याय देने वालों का गुण होना चाहिए, वो गुण आत्मसात किए जाने की ज़रूरत है। लीगल प्रोफेशन में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे एडवोकेट ऐसे हैं जिनको रातों दिन एक मेंटल स्ट्रेस के साथ गुजरना पड़ता है। अभी हमने देखा कि वापस से एक नोटिफिकेशन जारी हुई, इसमें कहा कि कोर्ट जो है 5 बजे के बाद भी खुलेंगे। इस पर आपका क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेरी सहमति उस पर नहीं है 5 बजे के बाद खुले। देखिए, वकील का काम ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ की तरह। वी आर नॉट लेबर। हमको क्या कहना है, अगर हम 2 लाइन का भी आर्गूमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए 200 बार सोच के कर रहे हैं कि कैसे क्लाइंट को हित मिलेगा। किसी का जीवन और मरण का प्रश्न है, तो वकील को आप उस ढंग से ट्रीट नहीं कर सकते। और मेंटल हेल्थ के लिए मैं कहना चाहता हूं अपने अधिवक्ता भाइयों को, बिल्कुल स्ट्रेस न लीजिए। जीत हार, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, यह भी सही वह भी सही। तो जो निर्णय हो, आप अपना बेस्ट इफिशियंसी के साथ आर्गू करिए। क्या निर्णय होता है ये आपके हाथ में नहीं है, और यू हैव राइट टू अपील। आप यहाँ के मुकदमे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो आप तनाव जब लेंगे कि अरे मुकदमा हम हार गए, तो मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। मुझको लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए तो वकील को योगा है और जो है ध्यान है, ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, मुक्त रह के काम करना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है कि इस वक्त सबसे बड़ा एक ऐसा सवाल जिस पे पूरी इंडिया की निगाहें हैं और हम चाहते हैं कि इसका जवाब आप दें ताकि लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचे। हमारे कई सारे नौजवान साथी जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद एक ऐसा संदेश बार काउंसिल और इन लोगों का गया कि, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जजमेंट दिया कि 3 साल की जो है प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया गया। आप इस पे क्या सोचते हैं? क्योंकि हमने जो गौर किया है वो ये गौर किया है कि जूनियर लॉयर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत है और मैक्सिमम अनपेड इंटर्नशिप्स हैं हमारे लिए। तो इस पे बार काउंसिल क्या करता है और आप इस पे क्या फिक्र रखते हैं? देखिए, बार काउंसिल का ये निर्णय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। एक चीज़ जो मैं फील कर रहा था वकील के रूप में भी, कोई आदमी बिना वकालत पढ़े हुए अगर डायरेक्ट जज हो रहा है या वकालत किए हुए डायरेक्ट जज हो रहा है, वकालत पढ़ना तो आवश्यक है, खैर कोई बात नहीं। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो वकील की पीड़ा को, वेदना को नहीं समझते। इस पर मेरी चिंता जरूर है कि 3 वर्ष तक वो कैसे फिर उनको मिले। इसलिए हम लोगों ने 5000 नए अधिवक्ताओं को किताब कापी स्टेशनरी के देने के लिए बात की है। ऐसी योजनाएं बननी चाहिए कि नए वकीलों को कुछ पैसा मिले, चाहे बार काउंसिल के द्वारा बनाना पड़े, चाहे सरकार की मदद से बनाना पड़े, चाहे कुछ मिनिमम पे की टाइप बात होनी चाहिए। क्योंकि 3 साल फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे पढ़ेगा, ये बात है। लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो चाहे आप सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग लें, लेकिन ट्रेनिंग ज़रूरी है। उसके बिना आप उचित न्याय नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक किसी जिंदल से या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से कोई बच्ची पढ़ के आई या बच्चा पढ़ के आया वो, उनको वकालत के एक्चुअल अनुभव नहीं है। एक्चुअल अनुभव नहीं। तो समस्या ये होती है, वो जानते ही नहीं है कि कचहरी का वातावरण कैसा है, वकीलों के सामने चुनौतियां क्या है, उनका ईगो भी बहुत। तो कई बार वकालत से पढ़ के आते हैं तो वकील की पीड़ा वेदना आप अच्छा समझते हैं, क्लाइंट की पीड़ा वेदना समझते हैं। लेकिन ये 3 साल के टर्नओवर में उनको कुछ न कुछ लीगल एड देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए और सरकार को इसको काम करना चाहिए।
आपको क्या लगता है कि इस पे जुडिशरी बार काउंसिल जो नए लॉयर्स हैं उनको एडिक्वेट सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर सकती है, और बार काउंसिल इस पे अपना क्या फ़िक्र रखती है, और आपने इस पे क्या सोचा है? जो नए लॉयर्स हमारे बिल्कुल पास आउट होके आ रहे हैं उनके लिए एक समस्या है, अगर फर्स्ट जनरेशन है तो उस पे आपका क्या? हम दोनों लोगों के लिए, नए वकील और कई बार बुजुर्ग वकीलों की भी पेंशन पे हम गंभीरता से बात कर रहे हैं बार काउंसिल की तरफ से कि 70-75 साल के बाद अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो उनको भी फाइनेंशियल हेल्प की आवश्यकता है, शरीर से अगर अक्षम है, और नए वकीलों को भी आवश्यकता है। ये दोनों दिशा में हम निश्चित रूप से योजना बनाएंगे और जैसे भी कर पाएंगे इसको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और हम करेंगे। एक और बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लगता है इस पे भी बात होनी चाहिए कि स्ट्राइक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्ट्राइक को रुकना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कैसे काम हो सकेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक और हफ्ते में 2 दिन स्ट्राइक रहता है, इस पे आप क्या स्ट्राइक पे कंट्रोल भी हुआ है, कम हुए हैं। स्ट्राइक को कम करने की तरफ हम लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि करप्शन का क्या उपचार है। रेवेन्यू कोर्टों में अगर गड़बड़ है या वकील की बात सुनी नहीं जा रही है, वकील की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या हो जा रही है, या वकील की प्रॉब्लम है, तो स्ट्राइक एकमात्र रास्ता है जिससे बात सुनी जाए। कोई करप्ट नायब तहसीलदार है मान लिया और वो काम नहीं कर रहा है या गलत काम कर रहा है, टाइम पे नहीं बैठ रहा है, तो एक स्ट्राइक आवाज़ रखने की बात है। लेकिन मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सभी अपने अधिवक्ता भाइयों से कहूँगा कि वकील जब स्ट्राइक करता है तो जिस पेड़ पे बैठा है वही पेड़ काटता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक कम करें और जिससे न्याय पर भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और लेकिन जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ वजूद पे बात आ जाए, वहाँ स्ट्राइक मजबूरी भी कई बार हो जाती है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी और समाज के बाकी लोगों को भी। एक और जो सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये भी हम फेस कर रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था कि जब जजमेंट के बेसिस पे न्याय मिलता था, लेकिन अब एक मीडिया का रोल भी आ गया है जिसमें बड़े केसेस में मीडिया ट्रायल होने लगा है। इसको लेके बार काउंसिल के ऊपर कितने चैलेंजेस हैं और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे संसद में भी कहा गया है कि जो वहाँ की प्रोसीडिंग्स होती है उन पे उनका आप बेसिकली रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ संसद टीवी के पास राइट है। तो बार काउंसिल जो मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं बड़े बड़े केसेस पे, उस पर कैसे काम कर रही है और उस पर क्या रुझान? देखिए, मीडिया ट्रायल से प्रभावित जजेज को नहीं होना चाहिए। जजेज को पॉपुलैरिटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जजेज को न्याय करना है। और इसलिए बार काउंसिल सुझाव ही दे सकती है ऑनरेबल जजेज को कि वो मीडिया के आधार पे जजमेंट न दें। हाइप होकर किसी केस की हाइप हो गई तो उसके आधार पे, एविडेंस के आधार पे जजमेंट दें, जो न्याय संगत हो वो जजमेंट दें। और जजेज को मुझको लगता है कि दबाव में नहीं आना चाहिए, वो पॉलिटिशियंस नहीं हैं कि उनको पब्लिक ओपिनियन बनानी है। तो इसलिए मीडिया ट्रायल के आधार पे जजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई दबाव मीडिया ट्रायल से जजेस पे है तो मुझको लगता है ये गलत है, होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, हमने देखा कई दफ़ा ऐसा है कि कन्विक्टेड बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो इलेक्शन के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, उस पर क्या रुझान है और आप क्या सोचते हैं उसको लेके कि क्या कन्विक्शन अगर हो गया है या फिर पेंडिंग है तो उनको इलेक्शन के लिए आगे जाना चाहिए या फिर कन्विक्टेड लोग तो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, 2 साल का हो भी गया है तो रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट में भी है और सदस्यता चली जाती है, उसमें तो कोई बात नहीं है। और बार में भी नहीं हम लोग मेंबर्स रखते हैं जिनको सज़ा हो जाता है। हमने इस पर सख्त कानून लगाए हैं। जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं, जो वकील नहीं हैं, वकील के भेष में क्रिमिनल आ गए हैं, तो उनके खिलाफ भी बार काउंसिल सजग है, कार्रवाई कर रही है। उनको नोटिस देकर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैबिचुअल क्रिमिनल, झूठा फंसा दिया गया गांव में पर फाल्सली इम्प्लीकेशन है, अलग चीज़ है, लेकिन हम उस पर गंभीर हैं और हम शुचिता, पारदर्शिता अधिवक्ताओं के बीच में चाहते हैं, मेरिट चाहते हैं और उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। एक जो बहुत बड़ा इशू हम देख सकते हैं हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कि लॉबी बहुत ज़्यादा है, और इस लॉबी को बार काउंसिल कैसे, क्योंकि कभी बहुत दबाव भी आ जाता है, बार काउंसिल डिसीजन नहीं ले पाता है क्योंकि एक लॉबी सेक्शंस काम करता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे इस पे आगे काम करेंगे? और लॉबी के आधार पर दबाव पे काम नहीं करना चाहिए। हमने डिबार किए हैं ऐसे एडवोकेट्स को जिन्होंने किसी से पैसा लेके कहीं काम कर दिया या रजिस्ट्री दूसरे के नाम पे करा दी या कोई ऐसा काम किया जो हैबिचुअल क्रिमिनल है, जिनके खिलाफ 40 केस है, 42 केस है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और निर्भीक भाव से किया है। कोई इसमें दिक्कत? क्या एक लॉयर को सू किया जा सकता है अगर वो केस ख़राब करता है? बार काउंसिल के पास ऐसा कोई लायर कभी केस खराब नहीं करता, ठीक से मेहनत करता। और अगर मान लिया वो लायर दूसरी पार्टी से मिल जाए या कहीं कुछ लगता है तो बार काउंसिल में 35 एडवोकेट्स एक्ट के तहत आप शिकायत कर सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा। सू करने से कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो
तब तो हर आदमी फिर कोई मुकदमा नहीं लेगा कि साहब हमारा मुकदमे में ये बहस होनी चाहिए थी। तो इट इज़ एंडलेस प्रोसेस, जिससे डॉक्टर अच्छा इलाज करता है। और मैं इस अवसर पर ये भी कहना चाहूँगा, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है तो उसी तरह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होना चाहिए। और वकील के सू करने की बात नहीं है, वकील बड़ी मेहनत से वकालत करता है, और अगर लगता है कि वकील ने उसके साथ गलत किया है तो 35 एडवोकेट्स एक्ट के तहत तो बार काउंसिल में शिकायत करे, उसकी सदस्यता भी जा सकती है, निरस्त हो सकता है लाइसेंस। आने वाले वक्त के जो लॉयर्स हैं और जो अभी लॉयर्स हैं, उनके लिए आप 5 अगर पॉइंट्स रखें एज अ मैसेज तो क्या कहेंगे? और मैं कहूँगा कि खूब हिम्मत से काम करिए, मेहनत से काम करिए, और मेहनत, ईमानदारी, इंटीग्रिटी से काम करेंगे, वकालत ज़रूर चलेगी। वकालत से अच्छा पेशा कुछ नहीं है। वकालत चलेगी तो मोतीलाल नेहरू बनेंगे, नहीं चलेगी तो जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। वकालत के द्वारा आप समाज की सेवा कर सकते हैं, परिवार की सेवा कर सकते हैं, रिश्तेदारों की सेवा कर सकते हैं, और सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं, गरीब को न्याय दिला सकते हैं। आपके लिए फ़ीस महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए मुवक्किल का मुस्कान। और खूब अच्छा काम करिए, और ये जो चाहे सारी समस्याएं, नेतृत्व भी चुने जब, तो अच्छे नेतृत्व को चुने, अपना आदमी न चुने, अच्छा आदमी चुने। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि एकजुटता रखें वकील, सामूहिकता रखें, एक दूसरे की निजी आलोचना, बिना मतलब की आलोचना से बचें, और मिलकर काम करें अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए, देश की बेहतरी और बहबूदी के लिए। क्योंकि जब मिल के आप काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बिल्कुल निश्चित भाव से अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए हम लोग 365 दिन जैसे एटीएम चलता है वैसे खड़े हैं, और किसी तरह से कहीं कोई आवाज़ देगा तो उसके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के वकीलों को आश्वस्त रहना चाहिए कि कम से कम प्रशांत सिंह अटल को उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है, और कतई कभी भी हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, और किसी से भी कहना पड़े, लड़ना पड़े उनकी बेहतरी के लिए तो हम लड़ेंगे, इसको मैं विश्वास दिलाता हूँ। एक चीज़ तो मैं यहाँ पे आपका कायल हूँ कि 24/7 आपका फ़ोन ऑन रहता है और आप 24/7 हर एक का फ़ोन रिसीव करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपका जो शेर है, जो पंक्तियाँ आप हमेशा पढ़ते हो कि मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, उन पंक्तियों के साथ मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को समाप्त किया जाए। और वो पंक्तियाँ हर एक अधिवक्ताओं के दिल को छू जाती हैं जब आप स्टेज से कहते हैं तो। होके मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। शाम को गिरता है, सुबह को संभल जाता है, आप भी सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। आज हमारे बीच थे श्री प्रशांत सिंह अटल जी, और आप सुन रहे थे किस तरीके से वो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। और हम आने वाले वक्त में आपको देखना चाहते हैं कि किस तरीके से अधिवक्ताओं के लिए और हमारे जूनियर लॉयर्स के लिए, सीनियर लॉयर्स के लिए हमेशा आप खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।